गुड मॉर्निंग बच्चे। अभी 2 मिनट और वेट कर लेते हैं, जल्दी से सब आ जाए फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। तब तक जो जो ज्वाइन कर रहा है एक बार अपनी अटेंडेंस लिख दो यहाँ पे चैट में। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हम एप्लीकेशंस ऑफ कॉलरॉश लॉ देख रहे थे, और उससे पहले कॉलरॉश लॉ के कुछ क्वेश्चंस देख लिए थे, और फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉलरॉश मोलर कंडक्टिविटी या फिर कंडक्टिविटी, वो सब कवर कर लिया था। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। और एप्लीकेशंस में पहली एप्लीकेशन हो गई थी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, हमने कर लिया था। अल्फा कैसे कैलकुलेट करते हैं, लैम्डा बाय लैम्डा नॉट करके, और उसको फिर के ए वाले फॉर्मूला पे अप्लाई करके डिसोसिएशन कांस्टेंट भी कैलकुलेट किया जा सकता है। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। नेक्स्ट एप्लीकेशन जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज सॉल्युबिलिटी एंड केएसपी, कि कॉलरॉश लॉ का कैसे यूज करके हम सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है वो दोनों चीजें बता सकते हैं। पहले देख लेते हैं, अगर आप लोगों को याद हो, आयनिक से चैप्टर, आयनिक वाला चैप्टर क्लास 11। तो अगर कोई स्पेयरिंगली सॉल्यूबल सॉल्ट है, स्पेयरिंगली सॉल्यूबल सॉल्ट है, उसके लिए हम डिफाइन करते थे सॉल्युबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट। क्योंकि
ये ढंग से पानी में सॉल्युबल नहीं होते, बीच नीचे नीचे बच जाते हैं, ढंग से घुलते नहीं है। तो इनकी होती क्या है, सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है, वेरी लेस सॉल्युबिलिटी। तो अगर इनकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम है तो हम बोल सकते हैं कि इनकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है पानी में। या फिर अगर हम मोलैरिटी बोले तो मोलैरिटी को हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं जीरो के अराउंड, कि बहुत कम घुल रहे हैं, इतने कम घुल रहे हैं कि इनकी जो मोलैरिटी होगी ऑलमोस्ट जीरो के अराउंड कुछ होगी। तो अगर ऐसा हो तो हम ये बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन जो है वो बिहेव करेगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जैसे बिहेव करता है। मतलब इतना ज्यादा पानी है उसमें, इतना कम सॉल्यूट है कि हम उसको इनफाइनाइट डाइल्यूशन भी बोल सकते हैं, कि इस तरह से वो सॉल्यूशन बिहेव कर रहा है। तो अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोल सकते हैं तो हमारा जो फॉर्मूला था लैम्डा एम का, कापा इंटू 1000/m, जब कापा सेंटीमीटर वाली यूनिट्स में हो, तो इसको अब हमने रिप्लेस कर दिया, लैम्डा की जगह लैम्डा नॉट कर दिया, कापा इंटू 1000 वैसे का वैसा रखा, और इस m को चेंज कर दिया सॉल्युबिलिटी से, कि मतलब सॉल्युबिलिटी क्या हो गई अब, जब लैम्डा लैम्डा नॉट है तब मोलारिटी इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी कर दिया। अब अगर हमें सॉल्युबिलिटी निकालनी हो तो सिंपली कापा इंटू 1000 लैम्डा नॉट, ये आ गया हमारा फॉर्मूला, कापा इंटू 1000/लैम्डा नॉट। अब इसी फॉर्मूला को यूज करना है हमने टू फाइंड द सॉल्युबिलिटी, जब हमें कापा दे रखा हो और कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन दे रखी हो, यही फॉर्मूला हमें यूज करना है। तो अगर थोड़ा सा सॉल्युबिलिटी और केएसपी वाला कॉन्सेप्ट रिवाइज करें, तो अगर एक एग्जांपल लें, सिल्वर ब्रोमाइड ले रही हूँ मैं, AgBr, ये किस में डिसोसिएट करता है, Ag प्लस और Br- आयंस में। तो अगर ये इसमें डिसोसिएट कर रहा है तो सॉल्युबिलिटी हम बताते थे इन टर्म्स ऑफ देयर आयंस, तो यहाँ पे S, यहाँ पे इसकी सॉल्युबिलिटी S। तो केएसपी कैसे डिफाइन करते थे इसका, Ag प्लस इंटू Br-, ये हो गया S इंटू S स्क्वायर। अब अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं Ag2CrO4 का, सिल्वर क्रोमेट, Ag2CrO4 को डिसोसिएट करके आप मेरे को केएसपी का बताओ एस की टर्म्स में, जैसे मैंने यहाँ पे केएसपी इज इक्वल टू एस स्क्वायर लिखा है, वैसे ही आप एक्सप्रेशन बताओ सिल्वर क्रोमेट के लिए, क्या आ रहा है केएसपी, एक बार लिख के बताओ। किस किस में डिसोसिएट करेगा ये, 2Ag प्लस और CrO4 2-। अब बता सकते हो क्या, यहाँ पे एस एस, लेकिन क्योंकि यहाँ पे अब 2 भी है तो इस 2 को भी इंक्लूड करना है, तो केएसपी क्या हो जाएगा, Ag प्लस की जो सॉल्युबिलिटी है उसका स्क्वायर, और CrO4 2- की सॉल्युबिलिटी, तो ये 2s, Ag प्लस का 2s, उसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय s, तो ये आ जाएगा 4s क्यूब, 4s क्यूब, समझ आया। अगर यहाँ पे कोई स्टोइकियोमेट्री है तो हमें उसको यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना है और उसका पावर में भी उसको रेज करना है। तो ये हो गया सॉल्युबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट। तो उससे रिलेटेड अब हम क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं। इस फॉर्मूला को हमें यूज करना है, कापा इंटू 1000/लैम्डा नॉट, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो कंडक्टिविटी है। तो क्वेश्चन देखते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज कापा साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ आयंस, इन दोनों आयंस की दे रखी है x एंड y, देन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड इज, सिल्वर ब्रोमाइड क्या है, AgBr, जिसकी अभी हमने सॉल्युबिलिटी की बात करी पीछे। एक बार ये क्वेश्चन ट्राई करो, कापा दे रखा है, कापा ही दे रखा है, वो उसकी वैल्यू कापा ही दे रखी है, लैम्डा नॉट हमें नहीं दे रखा, हमें सॉल्युबिलिटी बतानी है। एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करो, सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला क्या था, कापा इंटू 1000
लैम्डा नॉट, तो कापा हमारे पास है, लैम्डा नॉट क्या हम कैलकुलेट कर ले तब सॉल्युबिलिटी आ जाए, तो एक बार लैम्डा नॉट कैलकुलेट करो और फिर सॉल्युबिलिटी की वैल्यू बताओ। लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी इज बेसिकली दिस, लैम्डा नॉट। अब उसको चाहे इक्विवेलेंट ले लो चाहे मोलर ले लो, क्योंकि यूनिट्स तो दे नहीं रखी। और Ag प्लस और Br माइनस के लिए तो दोनों की वैल्यू सेम ही होती है, क्योंकि चार्ज कितना है, 1। Ag प्लस और Br माइनस का इंडिविजुअली लैम्डा नॉट दे रखा है, तो Ag Br का लैम्डा नॉट और फिर उसकी सॉल्युबिलिटी। Ag Br की सॉल्युबिलिटी के लिए किस किस में डिसोसिएट करता है ये, Ag प्लस और Br माइनस में। तो अगर हमें Ag Br का लैम्डा नॉट बताना हो तो लैम्डा नॉट ऑफ Ag प्लस प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Br माइनस। Ag प्लस की वैल्यू कितनी है, x, Br माइनस की कितनी है, y, तो लैम्डा नॉट की वैल्यू क्या हो गई, x प्लस वाई। अगर ये x प्लस वाई हो गई तो सिंपली इसको सॉल्युबिलिटी वाले फॉर्मूला में पुट कर देंगे, तो सॉल्युबिलिटी आ गई कापा इंटू 1000 अपॉन x प्लस वाई। यहाँ पे मिसप्रिंटिंग है, ये x प्लस वाई होगा, ऑप्शन ए। गुड अंशिका। जिसका नहीं आया था वो इसको नोट कर लो, कोई बात नहीं। तो बस ये फॉर्मूला हमने यूज करना है, कापा इंटू 1000 बाय लैम्डा नॉट। आगे चलते हैं। If conductivity of water used to make a saturated solution of AgCl is found to be इतना। अब ये जो क्वेश्चन है ये कम्प्लीटली न्यू है आपके लिए, तो मैं नहीं दे रही आपको ये करने के लिए अभी। कंडक्टिविटी ऑफ वाटर दे रखी है, ये कप ऑफ वाटर दे रखा है इतना। कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ AgCl दे रखा है इतना। ये कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है। सॉल्यूशन किसका है, AgCl का। उसके बाद लैम्डा नॉट ऑफ दिस दे रखा है, ऑफ दिस दे रखा है, एक डेटा इसमें मिसिंग है वो मैं बता देती हूँ। लैम्डा नॉट एम ऑफ NaCl जो है वो 250 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इतना दिया होना चाहिए था। ठीक है, ये सब इनके लैम्डा नॉट एम दे रखे हैं। अब निकालना क्या है, KSP ऑफ AgCl। अगर चलो KSP वाला कंसेप्ट आप खुद लगा लोगे, यहाँ पे जो मेरे को नई चीज बतानी है वो ये है, कापा ऑफ सोल्यूशन और कापा ऑफ वाटर का क्या रोल है। कापा ऑफ सोल्यूशन क्या होता है, कापा ऑफ AgCl प्लस कापा ऑफ वाटर, जो भी उसमें सॉल्यूट है उसकी कंडक्टिविटी प्लस कंडक्टिविटी ऑफ वाटर, हमें ये तब लगाना है, ये चीज हमें तब लगानी है जब यहाँ पे वाटर की अलग से दे रखी हो और सॉल्यूशन की अलग से दे रखी हो, तब हमें ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। तो अगर हमें वाटर की दे रखी है और सॉल्यूशन की दे रखी है, सॉल्यूशन की दे रखी है और वाटर की दे रखी है, तो हम कापा ऑफ AgCl यहाँ से फाइंड करेंगे पहले। कापा ऑफ सॉल्यूशन माइनस कापा ऑफ वाटर। सॉल्यूशन की कितनी है, 4.5 इंटू 10 की पावर -5, यहाँ पे माइनस कर देंगे ये वाटर की 3.1 इंटू 10 की पावर -5, तो ये आ गया 1.4 इंटू 10 की पावर -5। कंडक्टिविटी ऑफ AgCl आ गया 1.4 इंटू 10 की पावर -5। अब जो हमारे पास सोल्युबिलिटी वाला फॉर्मूला था, कापा इंटू 1000 बाय लैम्डा नॉट,
तो ये जो कंडक्टिविटी है हम यहाँ पे ये पुट करेंगे AgCl की। ये कंसेप्ट हमें कब लगाना है, जब हम ये सॉल्युबिलिटी वाले क्वेश्चंस कर रहे हो, और सॉल्युबिलिटी क्योंकि हम AgCl की डिफाइन कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे AgCl का कापा लेके चलेंगे। तो जहाँ पे ऐसे वाटर और सॉल्यूशन की अलग अलग दे रखी हो और सॉल्युबिलिटी की बात हो रही हो, वहां पे हम ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो ये चीज मैंने बता दी आपको, ये फॉर्मूला आपके पास है ही। अब ट्राई करो इस क्वेश्चन को, लैम्डा नॉट फाइंड करो पहले AgCl का, उसके बाद इस फॉर्मूला में पुट करके सॉल्युबिलिटी निकालो, और सॉल्युबिलिटी से फर्दर केएसपी निकालो, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कैलकुलेट द केएसपी। अब ट्राई करो इसको। AgCl को Ag और Cl में करके सॉल्युबिलिटी और फिर केएसपी वाला एक्सप्रेशन लिखना, तब केएसपी निकालना। आया कुछ आंसर? लैम्डा नॉट कैलकुलेट किया क्या? लैम्डा नॉट कितना आ रहा है ये निकाला क्या? लैम्डा नॉट वाला कॉन्सेप्ट तो हमारा लास्ट क्लास का ही है, कोलरॉश लॉ वाला। AgNO3 का हमें दे रखा है, NaNO3 का दे रखा है, और NaCl का दे रखा है। तो हमें चाहिए क्या क्या? Ag प्लस आयंस और Cl माइनस आयंस। Ag प्लस कहाँ से मिल रहे हैं? AgNO3 से, तो 200 ऐड किया है यहाँ पे। Cl माइनस कहाँ से मिल रहा है? NaCl से, तो 250 ऐड किया है यहाँ पे। अब माइनस कर देंगे इस Na को और NO3 को, तो NaNO3 का दे रखा है 310 माइनस 310, तो ये कितना आ रहा है? 450 माइनस 310, 140। AgCl की लैम्डा नॉट की वैल्यू आ गई 140। अब इस एस वाले फॉर्मूला में पुट करते हैं, 1.4 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट, जो कि है 140। तो ये कितना आ गया यहाँ पे? 1/100, 10 की पावर -2। तो 10 की पावर 2 जब ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -4 हो जाएगा। तो सॉल्युबिलिटी आ गई 10 की पावर -4। अब केएसपी बताना है। केएसपी क्या हो जाएगा? AgCl के लिए एस स्क्वायर, अभी जस्ट पीछे जो डिफाइन किया था, S इंटू एस। तो 10 की पावर -4 का स्क्वायर, 10 की पावर -8, 10 की पावर -8 आ रहा है केएसपी की वैल्यू।
आई थी क्या किसी की, या जो भी मिस्टेक करी वो समझ आ गया? तो ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन था। इसमें क्या हमने नया देखा, क्योंकि हम सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl डिफाइन कर रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पे कंडक्टिविटी भी AgCl की पुट करनी है, और AgCl की कंडक्टिविटी हम इस फॉर्मूला से पुट कर सकते हैं कि सॉल्यूशन किससे बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। तो ये सॉल्यूट था, ये सॉल्वेंट था वाटर। तो कापा ऑफ AgCl ऐसे निकाल लिया हमने। उसके बाद कापा आ गया, लैम्डा नॉट कैलकुलेट करना था, कॉलरॉश लॉस लैम्डा नॉट कैलकुलेट किया, फिर सॉल्युबिलिटी फाइंड करी, फिर KSP फाइंड किया S स्क्वायर लगा के। आगे चले। ठीक है, तो कॉलरॉश लॉ वाला और कंडक्टेंस वाला टॉपिक अब हमारा खत्म हो गया। अब हमें जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पार्ट बचा है वो बस ये बैटरी और कोरोजन वाला बचा है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे, लेकिन अभी कुछ सालों में बैटरी से तो क्वेश्चन पूछने लगा है। ये 23, ये 22, ये 21 का, 21, 22, 23 में इसने बैटरी से क्वेश्चन पूछा है मेंस ने। टोटल 3 क्वेश्चन आ चुके हैं फिर लास्ट 3 इयर्स में। कोरोजन से आया नहीं है लास्ट 5 इयर्स में, लेकिन पढ़ के सब कुछ जाना है तो पढ़ के सब कुछ जाना है, लेकिन प्रैक्टिस इसकी उतना टाइम इसको नहीं देना है जितना इन हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे देना है। तो बैटरीज अब हम स्टार्ट करते हैं। तो बैटरी क्या है, पहले तो यही चीज जो हमने गैल्वेनिक सेल में पढ़ा था। गैल्वेनिक सेल में क्या हो रहा था, केमिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट कर रहे थे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो जो भी केमिकल एनर्जी किसी रिएक्शन से रिलीज हो रही थी उसको कन्वर्ट किया जा रहा था इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यही काम किसका है, बैटरीज का। तो बैटरी है क्या, बेसिकली एक गैल्वेनिक सेल जिसमें केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और ये केमिकल एनर्जी आ कहाँ से रही थी, किसी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से आ रही थी। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से केमिकल एनर्जी रिलीज हो रही थी जो बैटरी कन्वर्ट कर रही है या फिर सेल कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सेल एक ही सेल, इसको सेल बोलते हैं, और बैटरी अगर काफी सारे सेल्स को हम इकट्ठा करके लिख दे तो दैट इज बैटरी। ये सेल और बैटरी फिजिक्स में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो बैटरीज बेसिकली ये है। उसके बाद हम इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। पहला है प्राइमरी बैटरीज, दूसरा है सेकेंडरी बैटरीज। प्राइमरी बैटरीज और सेकेंडरी बैटरीज। अब इसमें सबसे मेन डिफरेंस क्या है इन दोनों में, कि जो प्राइमरी बैटरीज है वो रिचार्ज नहीं हो सकती। दे आर नॉट रिचार्जेबल। एक बार अगर वो खत्म हो गई तो खत्म हो गई। दे आर नॉट रिचार्जेबल, हम इसको दोबारा चार्ज करके दोबारा यूज नहीं कर सकते। लेकिन सेकेंडरी ये चार्जेबल है, रिचार्जेबल। जैसे फोन की बैटरी डाउन हो जाती है तो दोबारा चार्ज कर लेते हैं, सिमिलरली सेकेंडरी बैटरीज में क्या है, उनको दोबारा चार्ज, हाँ सही कह रहे हो अंशिका, उनको दोबारा चार्ज कर सकते, दे आर रिचार्जेबल। प्राइमरी में जो रिएक्शन होगी, बैटरी में जो भी रिएक्शन हो रही है वो सिर्फ एक बार होगी। रिएक्शन अकर ओनली वंस। एक बार वो रिएक्शन हो गई तो हो गई, दोबारा उस रिएक्शन के होने का कोई मतलब नहीं है। मतलब एक बार अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट सबके सब बन गए तो दोबारा प्रोडक्ट से रिएक्टेंट या फिर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने का कोई मतलब इसमें नहीं बनता। लेकिन इसमें क्या है कि रिएक्शन कैन बी रिवर्स्ड, रिएक्शन कैन बी रिवर्स्ड बाय चार्जिंग। अगर एक और रिएक्शन हो गई, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट हो गया, बैटरी खत्म हो गई, फिर तो जब हम उसको चार्ज करेंगे या फिर जब हम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे तब क्या हो रहा है, वो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रही है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब हमने उसको दिया तो वो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट वापस बन जाएगा। यहाँ से यहाँ जाने में केमिकल एनर्जी रिलीज हुई, यहाँ से यहाँ जाने में हमने उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी ताकि वो रिएक्शन हो। ये ऊपर वाली जो रिएक्शन थी ये स्पॉन्टेनियस थी, लेकिन ये नीचे वाली नॉन स्पॉन्टेनियस हमने इलेक्ट्रिसिटी देके करवाई ताकि बैटरी हमारी चार्ज हो जाए, वापस से रिएक्टेंट्स फॉर्म हो जाए, फिर हम उसको दोबारा यूज कर पाए। तो ये जो रिएक्शन होने लगती है चार्जिंग के टाइम पे वो प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट होने लगती है, ये वाली रिएक्शन होने लगती है प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट। और क्या है प्राइमरी में, ये सिर्फ तभी तक काम करेगी जब तक इसके जो केमिकल कंपोनेंट्स हैं वो एक्टिव रहे, मतलब उनकी कॉन्सेंट्रेशन खत्म ना हो, वो सिर्फ तभी तक काम करेगी। तो वर्क्स एज लॉन्ग एज
chemical components are active. Chemical components are active. जब तक उसके केमिकल कंपोनेंट्स एक्टिव है, उनकी कॉन्सेंट्रेशन कुछ है, तभी तक वो काम करेगी प्राइमरी। लेकिन इसमें फिर वही चीज है, दोबारा नहीं लिख रही मैं कि दोबारा हम इसको यूज कर सकते हैं। और इसमें क्या खास है सेकेंडरी में कि एक टाइम पे ये एज अ गैल्वेनिक सेल बिहेव कर रहा है और एक टाइम पे एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बिहेव कर रहा है। गैल्वेनिक कब कर रहा है? जब केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जा रही है, इलेक्ट्रोलाइटिक। और इलेक्ट्रोलाइटिक कब कर रहा है? जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे के हम उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करा रहे हैं। तो ये दोनों सेल्स की तरह यहाँ पे बिहेव कर सकता है, इलेक्ट्रोलाइटिक और इलेक्ट्रोकेमिकल। तो ये हुए हमारे बैटरीज के दोनों कैटेगरीज, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब प्राइमरी को हम डिटेल में पढ़ेंगे, अलग अलग टाइप्स को, फिर सेकेंडरी को हम अलग अलग टाइप्स के पढ़ेंगे, उनकी रिएक्शंस जो है मेनली देखेंगे। लिख लिया हो तो आगे चले। लिख लिया है बच्चों? नोटेड। ओके, इससे कैसे लिखना है? तो प्राइमरी सेल्स का जो हमारा पहला एग्जाम्पल है यहाँ पे, वो है एक ड्राई सेल। पहला एग्जाम्पल है हमारा ये ड्राई सेल, या फिर इसको लेक्लैंची सेल भी बोलते हैं, LEC, लेक्लैंची सेल। लेक्लैंची सेल या फिर ड्राई सेल। इसमें क्या है, ये जिंक का कप लगा रखा है एनोड पे, कार्बन की रॉड लगा रखी है कैथोड पे, और ये लिया हुआ है इलेक्ट्रोलाइट MnO2 और कार्बन ब्लैक और अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट जो लिया हुआ है इन्होंने, वो इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है। तो जितने भी अभी हम एग्जांपल्स पढ़ने वाले हैं सेल्स के, बैटरीज के, उसमें हमें क्या करना है, हमें कैथोड और एनोड देखना है, इलेक्ट्रोलाइट देखना है, और उनकी रिएक्शंस जो है वो इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन अगर आता है तो रिएक्शन बेस्ड पे आता है कि रिएक्शन क्या हो रही होगी उस पर्टिकुलर सेल में। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये जिंक है एनोड पे, तो अगर हम एनोड की रिएक्शन लिखना चाहे तो जिंक अगर एनोड पे है तो किस में जा रहा होगा, Zn2+ में। काफी बार कर चुके हैं ये चीज। Zn की ऑक्सीडेशन हमेशा Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स वो लूज कर देगा। अब कैथोड पे क्या हो रहा है कि कार्बन तो फर्दर रिड्यूस नहीं होगा, कार्बन तो 0 में ही रहेगा। रिडक्शन जो होती है वो यहाँ पे होती है मैंगनीज की। रिएक्शन क्या होती है वो देखो, MnO2 NH4+, कहाँ से आई NH4+, इस अमोनियम क्लोराइड से, प्लस इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके ये जाता है MnOOH प्लस NH3 गैस। अब ये MnOOH और MnO2, इसमें मैंगनीज की एक बार ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करो, दोनों में ऑक्सीडेशन चेक करो, ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये चेक करो क्या रिडक्शन हो रही है इसमें। MnO2 और MnOOH में इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करो। MnO2 की +4, गुड। और इसमें प्रोडक्ट में
इस ऑक्सीजन की वजह से -2, इस ऑक्सीजन की वजह से -1, क्योंकि इसके पास एक हाइड्रोजन भी है, तो इस ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, -2, लेकिन एक माइनस इसने कहाँ से लिया, हाइड्रोजन से, एक लेगा Mn से, तो यहाँ पे हो जाएगी इसकी +3। MnO2 में +4 और MnOOH में +3। कैसे, यहाँ पे इसकी वजह से -2, सॉरी इसकी वजह से +2 और इसकी वजह से +1, तो एक से +2, एक से +1, +3 MnOOH में मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट। तो क्वेश्चन अगर ये आता है कि ड्राई सेल में मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ से कहाँ गई, तो कहाँ से कहाँ गई, +4 से +3। ये इंपॉर्टेंट है इसमें कि इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, हाँ रिडक्शन हो रहा है मैंगनीज की, कैथोड पे रिडक्शन हो रही है इसकी, ये इंपॉर्टेंट है इसमें कि ये मैंगनीज +4 से +3 में जा रहा है। और इसमें इसका यूज कहाँ होता है, बेसिकली इसका यूज जो घड़ियों में जो सेल डलते हैं क्लॉक्स में, वो है सिंपल, ये रिमोट में, क्लॉक में, सिंपल जो घर में सेल यूज करते हैं वो यही होता है, ड्राई सेल। एक बार उसकी बैटरी खत्म हो जाती है तो नया सेल ले आते हैं, ये सिंपली वही है। और क्या होता है इसमें एक चीज, कि ये जो NH3 रिलीज हो रही है, ये NH3 और ये Zn2+, ये मिलके एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं यहाँ पे, ZnNH3 4 2+। ये भी आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ा नहीं है, अगर पढ़ा होता तो ये कॉम्प्लेक्स मैं आपसे ही पूछती। जिंक अमोनिया 4 और 2+ का ये कॉम्प्लेक्स यहाँ पे फॉर्म कर लेते हैं। तो अगर ये भी क्वेश्चन है कि कॉम्प्लेक्स, क्या कॉम्प्लेक्स बनता है ड्राई सेल में, तो दिस इज द आंसर। और अगर ये कॉम्प्लेक्स दे दे और पूछ ले कौन से सेल में बनता है, तो क्या आंसर है, ड्राई सेल या फिर लेक्लांचे सेल। ये अमोनिया गैस और ये Zn2+ जो रिलीज हो रहा है, ये मिलके ये कॉम्प्लेक्स जो है वो फॉर्म कर लेते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट ड्राई सेल। कॉम्प्लेक्स बच्चे यही है कि ये जो NH3 गैस यहाँ पे प्रोडक्ट में बनी और यहाँ पे Zn2+ जो प्रोडक्ट में बना, ये दोनों आपस में मिलके एक ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेते हैं। और इसमें कुछ नहीं पढ़ना, बस ये कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, इतना ही पढ़ना है अभी। कॉम्प्लेक्स ये क्या करता है, क्या प्रॉपर्टी है, ये सब हम तब पढ़ेंगे जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ेंगे। ओके, नोटेड। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है जो हमारा प्राइमरी सेल का, वो है एक मर्करी सेल। अब ये उसका डायग्राम दे रखा है, एनोड, एनोड कप, ये सब। होता क्या है इसमें, एनोड पे जिंक और मरकरी का अमेलगम होता है, जिंक और मरकरी का अमेलगम होता है। अमेलगम क्या होता है, मरकरी के साथ जो भी एलॉयज बनाते हैं उसको अमेलगम बोल देते हैं। एक फैंसी सा नाम दिया हुआ है बस मरकरी के एलॉयज के लिए। तो मरकरी का एलॉय क्या है, यहाँ पे जिंक के साथ एलॉय है जिसको बोल रहे हैं जिंक अमेलगम। तो यहाँ पे रिएक्शन होती है एनोड पे क्या रिएक्शन होती है इसकी, OH- के साथ रिएक्ट करके बनाता है ZnO और H2O, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाते हैं। और यहाँ पे ये 2 ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 2OH-। ये होती है इसकी एनोड की रिएक्शन। रिएक्शन बच्चे याद करनी पड़ेगी इसमें थोड़ी सी, बस या तो या फिर ये याद रख सकते हो कि जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है Zn+2 में, यहाँ पे ये याद रख सकते हो। और कैथोड पे क्या रिएक्शन होती है इसमें, HgO की रिडक्शन होती है मर्क्यूरी ऑक्साइड की, वाटर की प्रेजेंस, और 2 इलेक्ट्रॉन से गेन करके जाता है Hg में। यहाँ पे ये किसमें था, +2 में, यहाँ चला गया 0 में, इसकी रिडक्शन हो गई और 2OH- यहाँ पे भी रिलीज हो जाते हैं। तो नेट रिएक्शन अगर इसका लिखो, पीछे भी लिख लेना, इस वाली में ड्राई सेल में हमने लिखा नहीं था, आप लिख लेना खुद से। नेट रिएक्शन इसकी लिखते हैं ZnHg + HgO। उसके बाद ये H2O और 2 इलेक्ट्रॉन्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, HgO यहाँ बचा और क्या बचा, ZnO और Hg। ये इसकी नेट रिएक्शन आ जाती है। बाकी सब कैंसिल हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो गए, वाटर कैंसिल हो गया और हाइड्रोक्साइड आयंस कैंसिल हो गए। ये इसकी नेट रिएक्शन आती है।
इसका यूज कहाँ कहाँ है? हियरिंग एड्स में। जिन लोगों को कम सुनाई देता है, उन जो मशीन लगाते हैं कान में, उसकी जो बैटरी होती है वहां पे ये मरकरी सेल जो है यूज होता है। और इसकी खास बात ये है, जैसे आपको ये बिल्कुल छोटा सा पतला सा नजर आ रहा है, ये ऐसा ही होता है। इसका साइज जो होता है वो कॉम्पैक्ट होता है। कॉम्पैक्ट साइज, ये इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। और इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कि इसकी जो सेल का पोटेंशियल है, इट रिमेन्स कांस्टेंट। जितने भी टाइम के लिए सेल चलेगा, मतलब कांस्टेंट थ्रू लाइफ टाइम, जितने भी इस सेल का लाइफ टाइम रहेगा, उतने टाइम तक इसका जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट आता रहेगा। अब इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि यहाँ पे ये जिंक अमेल्गम लिक्विड है, HgO सॉलिड है, और ये जिंक ऑक्साइड सॉलिड है, और Hg यहाँ पे लिक्विड है। तो है क्या बेसिकली, जो नेट रिएक्शन आप देख रहे हो, इसमें कुछ भी एक्वस फॉर्म में नहीं है, कुछ भी एक्वस फॉर्म में नहीं, या फिर कोई भी ऐसे करके आयंस नहीं है +2 वगैरह, जैसे Zn+2 आ गया हो ऐसा कुछ। तो ये ना होने का फायदा क्या है कि अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट ही नहीं आ रहा तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी डिक्रीज नहीं होगी। कॉन्सेंट्रेशन जो ई सेल होता है वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा ई सेल, इसलिए ई सेल या फिर जो सेल का पोटेंशियल है वो कांस्टेंट रहता है थ्रू लाइफ टाइम इसका। इसकी ये खास बात है। और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन ही यही बनता है मेन जो है, कि कौन सा ऐसा सेल है जिसकी जो सेल का पोटेंशियल है वो कांस्टेंट रहे थ्रू लाइफ टाइम। तो आंसर हो जाएगा हमारा मर्करी सेल। इसी वाले में अगर हम देखें तो यहाँ पे ये Zn2+ जैसे आ रहा था, तो यहाँ पे पोटेंशियल जो है वो अफेक्ट होता है जिंक की कॉन्सेंट्रेशन, Zn2+ की कॉन्सेंट्रेशन से। उसके बाद एक कॉम्प्लेक्स भी बन रहा है यहाँ पे Zn2+ का फर्दर। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आयन जो है वो नहीं बन रहा है, सिर्फ सॉलिड और लिक्विड बन रहे हैं फाइनल प्रोडक्ट्स। इसलिए ई सेल रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट लाइफ टाइम। और कॉम्पैक्ट साइज है इसका, इजी टू कैरी है, बिल्कुल छोटा साइज है, इसलिए छोटी मशीन्स में भी आराम से फिट हो जाता है। इसी वजह से हियरिंग एड्स में जो है वो यूज होता है। आ गया समझ मर्करी सेल? यही दो एग्जांपल्स हमें पढ़ने थे प्राइमरी सेल्स के। अब आगे चलते हैं। सेकेंडरी सेल पे जाने से पहले ये दो क्वेश्चन ट्राई करो आप। क्वेश्चन पहला ये वाला, व्हाट इज द फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज आफ्टर द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन इन अ ड्राई सेल? फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आई थी मैंगनीज की? ड्राई सेल में फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आई थी मैंगनीज की? ऑप्शन B+3, गुड, ऑप्शन B+3। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 इन अ ड्राई सेल? इसका मैं बता देती हूँ आंसर। इसका आंसर है इट एक्ट्स एज अ डीपोलराइजर। अब इस चीज को एक बार समझ लेते हैं, इस क्वेश्चन से याद आ गया कि ये रह गई थी। डीपोलराइजर का मतलब क्या है कि कैथोड पे जो है H+ प्रोड्यूस हो सकती है। H+ प्रोड्यूस अगर हो गई तो H+ जो है इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 गैस ना रिलीज कर दे कहीं, तो उसके लिए जो है MnO2 काम आता है। MnO2 कैसे काम आ रहा है अब यहाँ पे? क्योंकि MnO2 की खुद की रिडक्शन हो जाती है MnO और OH में। तो अगर इसकी रिडक्शन हो गई तो इसकी रिडक्शन की तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो इस चीज को, इसके MnO2 के इस फंक्शन को बोल रहे हैं कि ये डीपोलराइजर। डीपोलराइजर MnO2 के इस फंक्शन को बोलते हैं कि ये एज अ डीपोलराइजर काम करता है। ये H+ कहाँ से आ सकता है? ये देखो रिएक्शन फिर से, यहाँ पे हमारे पास NH4+ है, तो ये NH4+ जो है अमोनिया गैस, और H+ जो है वो रिलीज में, यहाँ नहीं लिख रही, NH उसी पे चलती हूँ वापस। NH4+ जो है वो NH3 और H+ जो है वो रिलीज कर सकता है, क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो वो उसकी टेंडेंसी रहेगी कि मैं उसको अगर लूज कर दूं तो मैं वापस अमोनिया बन जाऊंगा। ये रिएक्शन की पॉसिबिलिटी है। तो अगर ये H+ जो है कहीं प्रोड्यूस हो गया,
तो उसकी रिडक्शन हो जाएगी H2 में, H2 गैस वहां पे रिलीज होने लगेगी, सेल खराब हो जाएगा हमारा। तो हम MnO2 इसलिए यूज करते हैं ताकि उसकी रिडक्शन हो और ना कि इसकी। ठीक है, तो इस फंक्शन को बोल रहे हैं डीपोलराइजर। ओके, और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट वाला क्यों नहीं किया? अगर ये पूरा लिखता कि MnO2 प्लस NH4Cl, वो है हमारा इलेक्ट्रोलाइट और ना कि सिर्फ MnO2। अगर सिर्फ MnO2 का फंक्शन पूछ रहा है देन इट एक्ट्स एज अ डीपोलराइजर। नेक्स्ट हम चलते हैं सेकेंडरी बैटरीज पे। अब सेकेंडरी बैटरीज हमारी कौन सी थी? जो रिचार्ज हो सकती है, जो चार्ज हो सकती है। तो इसका ये पहला एग्जांपल जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये है लेड स्टोरेज बैटरी। पहला एग्जांपल है हमारा लेड स्टोरेज बैटरी का। ये मेनली कहाँ यूज होती है? अगर कार में आपने बोनट खोल के देखा हो सामने, तो वहां पे बैटरी होती है एक बड़ी सी, वो यही होती है लेड स्टोरेज बैटरी। या फिर इन्वर्टर हो अगर किसी के घर में, तो इन्वर्टर की बैटरी में भी ये यूज होता है, लेड स्टोरेज बैटरी। अब ये जो स्टोरेज वर्ड है, ये हो ही यहाँ यूज रहा है क्योंकि स्टोर कर सकते हैं हम इसमें एनर्जी। अगर कोई ड्राई सेल है वो तो फटाफट से केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता रहेगा, लेकिन यहाँ पे हम स्टोर कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे के, हम केमिकल एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। इसलिए कई बार सेकेंडरी बैटरीज के बीच में ये वर्ड जो है स्टोरेज, ये यूज होता है। अब फिर से हम बैटरी में वही देखेंगे, कैथोड एनोड की रिएक्शंस और ओवरऑल रिएक्शन। और इसमें एक खास बात क्या है कि यहाँ पे 38% H2SO4 जो है सॉल्यूशन जो है वो यूज होता है। ये इलेक्ट्रोलाइट है यहाँ पे H2SO4, जिसकी परसेंटेज कितनी है? 38%। 38% H2SO4 यूज होता है यहाँ पे एज द इलेक्ट्रोलाइट। अब देखते हैं इसकी एनोड कैथोड की रिएक्शंस। एनोड पे क्या होता है? इसमें लेड है, क्योंकि लेड स्टोरेज बैटरी की बात कर रहे हैं तो लेड है। अब पीबी की ऑक्सीडेशन हो जाती है इसमें, SO4 2 माइनस आयन के सामने SO4 2 माइनस यहाँ से आया H2SO4 से, PbSO4 बन जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे लूज हो जाते हैं। लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट के चेंजेस बताओ यहाँ पे कहाँ से कहाँ गया है? लेड के ऑक्सीडेशन स्टेट के चेंजेस बताओ कहाँ से कहाँ गया है? यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है तो यहाँ पे जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है लेड। यहाँ पे SO4 2 माइनस के साथ होता है तो बीबी के ऊपर हो जाएगा 2 प्लस चार्ज। यहाँ पे कोई चार्ज हमें दिख नहीं रहा है तो ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और यहाँ पे ये चला गया +2 में। तो यहाँ पे दिखाई दे गया अब कि ऑक्सीडेशन हो रही है। एनोड पे क्या होती है? ऑक्सीडेशन 0 to 2। हाँ, तो यहाँ पे क्या होती है? ऑक्सीडेशन एनोड पे। तो लेड की ऑक्सीडेशन हो रही है 0 से +2। अब कैथोड की रिएक्शन देखते हैं। कैथोड पे PbO2 होता है, ये जो यहाँ पे दिख रहा है लेड ग्रिड्स फिल्ड विद PbO2। ये PbO2 की उसकी रिडक्शन नहीं हो रही है, देखो PbO2 प्लस SO4 2 माइनस प्लस H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, ये जाता है PbSO4 में, फिर से यहाँ पे PbSO4 ये राइट हैंड साइड में, और रिलीज हो जाता है वाटर। और इसकी बैलेंस्ड रिएक्शन होती है। यहाँ पे 4H प्लस होता है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे 2H2। अब 2 × 2 4H प्लस हो गए, और SO4 2 माइनस बैलेंस्ड है, लेड बैलेंस्ड है, और ऑक्सीजन यहाँ पे बैलेंस करना था इसलिए 2 आ गया। ये होती है इसकी कैथोड की बैलेंस्ड रिएक्शन। PbSO4 ही बन रहा है प्रोडक्ट में, और H प्लस की रिडक्शन हो गई यहाँ पे। नहीं, H प्लस की नहीं हुई, रिडक्शन हुई है यहाँ पे लेड की ही हुई है, सॉरी। लेड की रिडक्शन हुई है, यहाँ पे +4 में था और यहाँ चला गया +2 में। लेड की ही रिडक्शन हुई है और लेड की ही ऑक्सीडेशन हो रही थी।
तो अगर हम इसकी नेट रिएक्शन लिख लें तो क्या आ जाएगी, पीबी प्लस PbO2। अब यहाँ पे SO4 2 माइनस प्लस SO4 2 माइनस, दो SO4 2 माइनस हो गए, और यहाँ पे क्या हो गया, 4H प्लस हो गए। तो क्या इन दोनों को मिला के हम H2SO4 बना सकते हैं? दो, क्योंकि 4H प्लस और दो SO4 2 माइनस, तो 2H2SO4 मॉलिक्यूल्स हम इन दोनों को कंबाइन करके लिख सकते हैं। तो यहाँ रिएक्टेंट में हमने लिख दिया 2H2SO4। उसके बाद यहाँ पे दो PbSO4 मिल गए और वाटर रिलीज, इलेक्ट्रॉन्स आपस में कैंसिल। तो ये हो गई हमारी लेड स्टोरेज बैटरी की नेट रिएक्शन। अब ये वाली रिएक्शन कब हो रही है, जब केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही है। लेकिन जब हम इसको चार्ज करेंगे, वाइल चार्जिंग, जब इसको चार्ज करेंगे तब ये रिएक्शन उल्टी होने लगेगी। मतलब क्या होगा, PbSO4 से Pb और PbO2 बन रहा होगा और H2SO4 वापस बन जाएगा। जैसे जैसे हमारा ये सेल काम करता है वैसे वैसे H2SO4 की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होने लगती है, कॉन्सेंट्रेशन कम होने लगती है, या फिर कहीं जगह पे लिखा हुआ मिलेगा आपको डेंसिटी कम होने लगती है। ड्यूरिंग वर्किंग लिख लो यहाँ पे कि ड्यूरिंग वर्किंग जैसे जैसे सेल काम करता है वैसे H2SO4 की कॉन्सेंट्रेशन या फिर डेंसिटी जो है वो कम होने लगती है, और जब चार्ज करेंगे तब बढ़ जाएगी वापस। तो अगर ये क्वेश्चन आए कि ड्यूरिंग H2SO4 डेंसिटी, मतलब वर्क करते टाइम डेंसिटी या कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है या बढ़ रही है, तो काम करते टाइम कॉन्सेंट्रेशन या डेंसिटी कम हो रही है और चार्ज करते टाइम कॉन्सेंट्रेशन या डेंसिटी बढ़ रही है। और चार्ज करते टाइम रिएक्शन कौन सी हो रही है, उल्टी रिएक्शन हो रही है, PbO2 प्लस H2SO4 हमारे पास वापस जनरेट हो जाएगा। ये रिएक्शन हो गई हमारी लेड स्टोरेज बैटरी की। अगर पूरी रिएक्शन आप ना भी याद करना चाहो तो मेन मेन चीजें भी आप याद कर सकते हो सिंपली, जैसे कि पीबी की ऑक्सीडेशन हो रही थी PbSO4 में एनोड पे, कैथोड पे क्या हो रहा था, PbO2 की रिडक्शन हो रही थी PbSO4 में, और यहाँ पे H2SO4 भी कंज्यूम हो रहा था। सिंपली इतना भी याद रख सकते हो, और रिवर्स में याद रख सकते हो ये वाली चीज कि H2SO4 वापस जनरेट हो रहा था, PbSO4 कन्वर्ट हो रहा था Pb और PbO2 में। एक सेल हमें और करना है अब सेकेंडरी बैटरी का, जैसे हमने प्राइमरी के दो एग्जांपल करे वैसे ही सेकेंडरी का दूसरा एग्जांपल है निकल कैडमियम सेल। निकल कैडमियम सेल में क्या होता है, कैडमियम होता है और कैडमियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, और निकल की बात है तो निकल भी लेंगे। और कैडमियम यहाँ पे स्पॉन्जी टाइप मटेरियल में रहता है, स्पॉन्जी एकदम जैसे स्पॉन्ज होता है, जैसे बर्तन धोते हैं एक स्पॉन्ज होता है, उस टाइप का कुछ स्पॉन्जी मटेरियल। तो एनोड पे यहाँ पे क्या रिएक्शन हो रही होती है और कैथोड पे क्या हो रही होती है वो देख लेते हैं। एनोड पे कैडमियम की ऑक्सीडेशन हो रही होती है OH माइनस आयंस के साथ, कैडमियम हाइड्रोक्साइड बन रहा होता है, दो OH माइनस और दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिलीज हो जाते हैं। कैथोड पे NiO2 रहता है, NiO2 दो इलेक्ट्रॉन और दो वाटर से जाता है ये NiOH होल ट्वाइस और दो OH माइनस में। निकल की यहाँ पे रिडक्शन हो रही है, +4 से जा रहा है +2 में, और ऊपर कैडमियम की ऑक्सीडेशन हो रही है, नीचे निकल की रिडक्शन हो रही है। ओवरऑल रिएक्शन भी लिख लेते हैं इसकी, ओवरऑल रिएक्शन लिख लेते हैं, कैडमियम प्लस NiO2 प्लस H2O, इस बार H2O कैंसिल नहीं हो रहा है, दो H2O हो गए, ये जाएंगे कैडमियम हाइड्रोक्साइड में और निकल हाइड्रोक्साइड में, OH माइनस कैंसिल हो गए, इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो गए। ये हो गई इसकी नेट रिएक्शन। निकल कैडमियम सेल से कोई क्वेश्चन मेरे को नहीं लग रहा कि अभी तक आया है।
अगर आया होगा तो देख लेंगे, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है जितना लेड स्टोरेज बैटरी इंपॉर्टेंट है। लेड स्टोरेज बैटरी पे तो स्टार स्टार लगा लेना बहुत सारे, उससे काफी क्वेश्चंस मैंने देखे हैं, इससे नहीं देखे। वरना अगर आ सकता है तो यही आ सकता है कि किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, किसकी रिडक्शन हो रही है। तो ये यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, कैडमियम की, और रिडक्शन किसकी हो रही है, निकल की। ये आप बता सकते हो, और ये नेट रिएक्शन होगी। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन लेड स्टोरेज बैटरी इज चार्ज्ड, तब इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। पहला, लेड ऑक्साइड डिसॉल्व्स, लेड ऑक्साइड क्या था, PbO2, PbO2 डिसॉल्व्स, सल्फ्यूरिक एसिड इज रीजनरेटेड, लेड इलेक्ट्रोड बिकम्स कोटेड विद लेड सल्फेट, या फिर द अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डिक्रीजेस ड्यूरिंग चार्जिंग पूछ रहा है। चार्जिंग होने पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ड्यूरिंग चार्जिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें से। ऑप्शन सी कह रहे हो, द लेड इलेक्ट्रोड बिकम्स कोटेड विद लेड सल्फेट, मतलब लेड इलेक्ट्रोड से PbSO4 बन गया। ठीक है, देख लेते हैं इसको। अब देखो बेटा, जो आप सी ऑप्शन बता रहे थे, चार्जिंग के टाइम पे ये रिएक्शन हो रही है, PbSO4 से Pb और PbO2 बन रहा है। लेकिन उसमें क्या, जो ऑप्शन सी आप बता रहे हो उसमें ये वाली चीज बता रहे हो आप, Pb से PbO2 वाली, ये नहीं हो रही ना वहां पे। चार्जिंग के टाइम क्या हो रहा है, हमारा H2SO4 जो है रीजनरेट हो रहा है, H2SO4 दोबारा बन रहा है। अब बताओ, अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अब बताओ बच्चे। नहीं बच्चे, अभी तो बताया जस्ट कि सल्फ्यूरिक एसिड रीजनरेट हो रहा है, मतलब दोबारा बन रहा है H2SO4, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, H2SO4 दोबारा बन जाता है चार्जिंग के टाइम पे। क्वेश्चन 2 ट्राई करो, व्हेन अ लेड स्टोरेज बैटरी इज डिस्चार्ज्ड, तो क्या बनता है इसमें से। अभी जो आपने अपने नोट्स में रिएक्शन लिखी है वही देख के बता दो कि जब डिस्चार्ज हो रहा है मतलब, या फिर जब वर्क कर रहा है तब क्या हो रहा है। PB इज फॉर्म्ड, देख लेते हैं इसकी वर्किंग। वर्किंग की रिएक्शन थी हमारे पास, तो पीबी और PbO2 रिएक्ट करके PbSO4 बना रहे थे और वाटर बना रहे थे। H2SO4 कंज्यूम हो रहा था, पीबी नहीं बन रहा बच्चे, पीबी रिएक्ट कर रहा है और PbSO4 बना रहा है। तो PbSO4 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन ए, PbSO4 इज फॉर्म्ड। ठीक है अंशिका, सही कह रहे हो तन्वी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट बताओ, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ अ लेड स्टोरेज सेल द डेंसिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड
इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेन सेम, या फिर पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज। डेंसिटी की बात कर रहे हैं H2SO4 की। ऑप्शन बी, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। गुड। डिक्रीज होता चला जाएगा टाइम के साथ साथ, जैसे जैसे वो सेल काम कर रहा है वैसे वैसे सल्फ्यूरिक एसिड की जो कॉन्सेंट्रेशन है या फिर डेंसिटी है दैट विल डिक्रीज। फ्यूल सेल्स हम नेक्स्ट क्लास में ही स्टार्ट करेंगे, वरना अभी खत्म नहीं हो पाएगा पूरा। बीच में छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। तो अगर अभी तक कुछ डाउट है तो फिर रुक सकते हो आप। हाँ मिताली बोलो। तो बच्चे अगर अभी तक आज की क्लास में या फिर पहले क्लास में कोई डाउट है तो रुक सकते हो, वरना फिर आज के लिए इतना ही है। कल हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म हो जाएगा। तो जो भी मैंने होमवर्क डीपीपी शेयर करी है उन्हें प्लीज कर लेना, वो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और फिर हम होमवर्क डीपीपी के डाउट भी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि इतना बचा नहीं है चैप्टर, कल टाइम बचेगा हमारे पास तो हम डाउट्स डिस्कस कर लेंगे सारे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके बेटा, बाय।